हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की SCERT बिहार बोर्ड। ये अतीत हमारा अतीत भाग 2 है। ये हिस्ट्री है ये हिस्ट्री SCERT की है, बिहार बोर्ड की। तो आज से हम यही सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग कब, कहाँ और कैसे के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री बिहार बोर्ड क्लास 7th हमारा अतीत भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं, कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थीं। घूमते घूमते वे लोग एक ऐसे मंडल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी और माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटिलपुत्र। तालियों की आवाज़ के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयु सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। आपने कक्षा 6 अतीत से वर्तमान भाग 1 में हर्षवर्धन के शासन काल तक पढ़ा था। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगे। आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी अर्थात 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने देश के हिंदुस्तान नाम का प्रयोग और भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है समय। हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल के संस्थापक अकबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। मतलब कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने किया था।
प्रयोग 13वीं शताब्दी में किसने किया? तो ये इतिहासकार मिनहाज सिराज के द्वारा किया गया था। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज-ए-बिहार नाम दिया और मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। मुगल काल की चर्चा इकाई 4 में हम विस्तृत रूप से करेंगे। मानचित्र 1 के 8 प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। मानचित्र 2 करीब 700 सालों के बाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती, कल कारखाने आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। दोनों मानचित्रों का अवलोकन करने पर आप क्या अंतर पाते हैं? मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ छोटे छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इससे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों के विकास, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन, विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए हम विभिन्न क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर एक नज़र डालें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन रहा। पहले खेतों की कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था। बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अपने शिक्षक से उन पर जरूर चर्चा करें। खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुओं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीकें और यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अरघट या घटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती है। वही दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति का ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। आज भी कई गांवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। धुनिया की कमान अर्थात धुनकी भी संभवतः इसी समय भारत में आई। जहां तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वही चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग ताड़ के पत्तों का अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज़ का व्यापक उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज़ 100वीं ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। अर्थात सबसे पहले कागज़ कहाँ बना? तो ये 100वीं ईस्वी में चीन में बनाया गया था। अपने देश में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ और इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुविधा हुई और उस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। अर्थात कब हुआ था? तो ये 13वीं शताब्दी के आसपास समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ था। इस नवीन आविष्कार का
समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरण का प्रयोग। समय सूचक उपकरण का प्रयोग 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद अर्थात दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियां, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। पहला आविष्कार था लोहे के रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जम कर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। इसके प्रयोग से युद्ध में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगाने के दो लाभ थे। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी और दूसरा, खुरदरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रखते थे। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय से ही उपमहाद्वीपीय के लोग व्यापार करने देशों में जाते थे। ठीक इसी प्रकार इन देशों से भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। ऐसे ही व्यापारियों का समूह अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नई धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग ये मानते थे कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह, हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं और मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। अरब लोग अपने साथ अपने यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा, पकवान लेकर के भी आए। इनके प्रमुख पकवानों में अरब के प्रमुख पकवान क्या थे? तो पुलाव, बिरयानी, खोरमा और ये आदि प्रमुख थे। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर के आए। तो मध्यकाल के कौन से खाद्य पदार्थ हम आज भी खाते हैं? उस दौर में आम लोग क्या पहनते होंगे? क्या कारण रहा होगा कि भारत अतीत से ही संसार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा? अरब का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों पर सीमित रहा। इस संपर्क में ज्ञान विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी, मुगलों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि बहुत प्रभावित हुए। उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुनी संस्कृति कहते। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे। क्या आपको अपने गांव में गंगा जमुनी संस्कृति को झलक देखने को मिलती है? प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिलो सिंधी एक अरबी गीत का उद्धरण किया है, जिससे वो भारत की दिल खोल करके प्रशंसा करता है। मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में ये बात ठीक नहीं थी। जबकि भारत की ओर युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध, ये वो भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार रहित है। इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कमूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हों और भांति भांति के इत्र, जायफल,
शंभुल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी और चंदन हैं। और यहाँ बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षी में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं। वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस, काली मिर्च के पेड़ हैं। और हथियारों में तलवारें जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों का अस्वीकार कर सकता है? इस समय स्थानीय धर्म में भी काफ़ी बदलाव आया। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्नि कुंड में होम भी करते हैं जिसे यज्ञ कहा जाता है। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म को मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम, कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल अर्थात खोपड़ी धारण करना, कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल गई थी। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासकता के कारण ये संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। तो गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुके थे। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तंत्र मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा, चर्या, अनेक प्रकार की आचार की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं और इसके बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। वैसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिसे हवन में डाला जाता। और इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी जानते हैं, जैसे कबीर, रैदास, नानक और रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे और इनके दोहे आज भी आम आदमी के द्वारा सुनते होंगे, हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्मकांड के भाईचारा एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीब और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। इनके बारे में विशेष रूप से आप इकाई 7 में जरूर पढ़ेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों ने लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए और इसी काल में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे, कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। एक अन्य समुदाय कवि चारण का अर्थ था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाली अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय हैं। राजाओं के द्वारा
या राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रवेश में आई और इसके अलावे सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इस समय बिहार में बहुत से जनजातीय समूहों का भी उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरों ने शाहाबाद, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर अर्थात शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था और जिसके बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनस्पतियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों को नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सार्वजनिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थे और इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थीं, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ऐतिहासिक स्रोत या इतिहास को जानने के साधन। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक समझ विकसित की थी और इन स्रोतों में लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल हैं। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इसमें विविधता भी आई, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की हो रही। जैसा कि आप जान चुके हैं कि पहले 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज भी सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करें जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में एक समझ विकसित की थी। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थर, चट्टानों, ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और गांव में अभिलेख आज भी हैं और इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तात्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों, भोजपत्रों पर ये लिखी जाती थी। बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगे। तो इस युग में आप आते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में हैं जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा के द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे। प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित हैं, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिससे स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य व अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल का नियंत्रण होगा। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। इस फरमान से जागीर को अनुवांशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता
है। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति अर्थात नकल तैयार करते थे। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गईं, जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगीं। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थीं। चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इन लघु चित्रों को मिनिएचर कहा जाता है। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तरी और दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्र होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कल्हड़ की राज तरंगड़ी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन अलबरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात तारीख उल हिंद से उस समय के समाज, धर्म और रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी मिलती है। मिनहाज उस सिराजकृत या तबकात नसीरी में मोहम्मद गौरी एवं मुगल वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही तारीख-ए-फिरोजशाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं का शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर की शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। उकेक एंड नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। संस्मरण किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती है। वो अपनी रुचि और घटनाओं के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी अर्थात बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनकी आपसी संबंध, यहाँ के रहने या यहाँ के लोगों का रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्जा का वर्णन इस प्रकार से किया है। वे कद में छोटे थे, उनकी दाढ़ी गोल, चेहरा मांसल और वह मोटे थे। उनका चोंगा इतना तंग रहता था कि उसकी डोरियों को बांधने के लिए उन्हें अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोंगे के बंध टूट जाते थे। वे पहनावे और बोली दोनों हितों में रूखे थे। यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेहला कहते हैं। इब्न बतूता मराकस अर्थात मोरक्को का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान वो मोहम्मद बिन तुगलक
अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम विस्तृत रूप से इकाई 3 में पढ़ेंगे कि शासन काल में हिंदुस्तान आया, 14 वर्षों तक रहा और इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का व्यापक प्रकाश डाला। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों की तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राजयोग, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। इससे आप आज भी संग्रहालय में जाकर के देख सकते हैं। अर्थात अपने राज्य में सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इस काल के शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिद, मकबरों एवं किलों में इस प्रकार के धार्मिक जीवन, आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें से कई इमारतें जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर को आप आज भी देख सकते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। शेर शाह का सासाराम स्थित मकबरा हिंदुस्तान स्थापित के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि की कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित बैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने अपनी आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। सन 2328 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर के बसें। उस समय के दो इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी किताबों में लिखा। आइए जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है। अर्थात जियाउद्दीन बर्नी, इनकी पुस्तक का नाम था तारीख ए फिरोज शाही। इन्होंने लिखा है इसमें कि एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। ये इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, तिलंग, मावर के द्वारा समुद्र तथा कंपलिंग इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने अपने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चलें। दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना, बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाएं और इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों अर्थात इस्लामी ग्रंथों के अध्ययन करने वाले तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया और 1 साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा।
उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेज दिया जाए। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाएं। इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दिया जाए ताकि वे वहां जाकर के अपने लिए घर बनवा लें। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यप सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वे परदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। इसके बाद दूसरे प्रदेशों में आलिमों, सूफियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ला करके दिल्ली में बसाया, मगर इसी प्रकार लोगों के लाने से दिल्ली आबाद न हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। और कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। एसामी ने अपनी किताब फुतूह उस सालतिन में लिखा है कि सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था। वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वो दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगा। जो कोई इसका पालन ना करेगा इसका सर काट डाला जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर पर्दे वाली स्त्रियां, एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़ करके निकाला गया और इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकल गए। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष थी और वे एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े, युवक, स्त्री, बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांव के लोगों को बुला करके दिल्ली को बसाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकाल करके कौओं को बसा दिया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। आपके ध्यान में ये बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की ये योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं। जैसे सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कई ऐसी बातें लिखता है जो एसामी नहीं लिखता है। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसीलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसीलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। ये हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐसी कठिनाई बहुत बार हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे जरूरी हुई होंगी,
पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा हो उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वे जरूर हुई होंगी। बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर इस कठिनाई से जूझते हैं कि बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती हैं, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कही जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूंढते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। पिछले कक्षा में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, और इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे उस प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्य काल का प्रारंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में कभी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। नए विचार से इस समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले ही प्रारंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया था। इसीलिए समान दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी आते आते फिर उनके परिवर्तन दिखने लगे, और इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः नए नए परिवर्तन होते रहे, और इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछली कक्षा में पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही हमारा अध्याय खत्म होता है। आप इन प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए पाठों से पढ़ करके दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई वीडियो बार बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा कि हमको इसमें क्या फिल करना है। तो ये तुम्हें खुद करना है। राज तरंगी किसकी रचना है तो ये आप खुद करें और समझें कि क्या इसमें हम लिखें। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो ये हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट है SCERT बिहार बोर्ड SCERT। ये क्लास 7 की हिस्ट्री है। हिस्ट्री की बुक की एनालिसिस चल रही है जो अब ये कंटिन्यू चलेगी। इससे पहले हमने NCERT क्लास 9th की भी कुछ क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।